नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स इज सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। यानी एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं ये 4 नंबर्स का सेट। क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, टाइप ऑफ द ऑर्बिटल ऑक्युपाइड, उसमें कौन सा ऑर्बिटल ऑक्युपाई किया है, शेप्स क्या है ऑर्बिटल्स की, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं उन सेट ऑफ 4 नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which is represented by n. सेकेंड इज द एजीमुथल या सब्सिडायरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। हर एक क्वांटम नंबर की अपनी सिग्निफिकेंस है, किसी खास मकसद के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बेसिकली हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस मेन शेल पे, किस मेन एनर्जी लेवल पर रिसाइड करता है। जो एजीमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि एक जो मेन लाइन होती है स्पेक्ट्रा की, उसकी फर्दर फाइन लाइंस क्यों होती है। जब उस एक स्पेक्ट्रा को आप हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो हर एक लाइन, मेन लाइन की हमें फर्दर फाइन लाइंस मिलती है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एजीमुथल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें याद होगा बोहर्स मॉडल के फेलियर में एक पॉइंट था कि बोहर मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। यानी जब सोर्स प्रोड्यूसिंग लाइन स्पेक्ट्रा को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हर एक लाइन फर्दर लाइन पे स्प्लिट अप हो जाती है, जिसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। वो जीमन इफेक्ट क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया। आइए अब देखते हैं इन चारों क्वांटम नंबर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स द मेन एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जिस मेन एनर्जी लेवल के साथ इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। सपोज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जिसको डेजिग्नेट किया गया है K, L, M, N शेल से। इट आल्सो हेल्प्स टू एक्सप्लेन the main lines of the spectra। किसी भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रा की मेन लाइंस को एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि जो लाइंस होती है वो किसकी वजह से होती है? एक लेवल से दूसरे लेवल में इलेक्ट्रॉनिक जंप की वजह से। तो ये हेल्प करता है हमारी स्पेक्ट्रा की मेन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर और क्या बताता है? The average distance of electron cloud of electron from center of nucleus। न्यूक्लियस के सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस है वो बताता है। कैसे बताता है? हमें पता है Rn इक्वल टू A0n² होता है। ए नोट कांस्टेंट है और n हमें क्या दे रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रहा है। तो यदि हमें ये बता रहा है तो हमें उस ऑर्बिट का रेडियस पता होगा, यानी हमें एवरेज डिस्टेंस पता होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का।
और हमें क्या दे रहा है ये, इट गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। इसको हमने कैलकुलेट किया था -1312 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर किलो जूल पर मोल में, यानी ये हमें इलेक्ट्रॉन जो जिस ऑर्बिट में है, जिस मेन शेल में है, उसकी एनर्जी के बारे में बताता है। इसी से हमें पता चलता है कि कौन सा शेल न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, कौन सा बहुत दूर है। कैसे पता चलता है, सपोज n इज 1, यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मेन शेल में है तो n की वैल्यू 1 आ गई और उसकी एनर्जी कितनी हो गई, -1312 किलो जूल पर मोल, यानी न्यूक्लियस के बहुत क्लोज। यदि जब आप n की वैल्यू 2 रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1312/4, यानी यहां एनर्जी बहुत कम है, सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, थर्ड में जो होगा उसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। दैट इज वाई जो के शेल है वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, L उससे दूर होता है, M उससे दूर होता है और N उससे भी दूर होता है, क्योंकि K की एनर्जी सबसे कम है और N की एनर्जी इन चारों में सबसे ज्यादा है, इसलिए ये शेल सबसे दूर होगा। तो इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम सब्सिडाइज या सेकेंडरी क्वांटम नंबर से भी कहते हैं और जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वांटम नंबर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। एक्चुअल में इट वाज ऑब्जर्व दैट कि जो एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रा होता है, इट नॉट ओनली कंटेन द मेन लाइंस बट ऑल्सो हैव सर्टेन फाइन लाइंस, कुछ एक उसकी फाइन लाइंस भी होती हैं। अब वो लाइंस क्यों होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकेंड क्वांटम नंबर दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मेन शेल में किसी एटम के प्रेजेंट, उन सब की एनर्जी सेम नहीं होती है, दे मूव अलोंग द डिफरेंट पाथ्स। सपोज किसी इलेक्ट्रॉन का एक ये वाला प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, हो सकता है दूसरे का प्लेन ऐसा हो, तीसरे का प्लेन ऐसा हो। जब डिफरेंट पाथ्स उनके होते हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट हो जाता है, और यही कारण है कि एक मेन शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। और जब डिफरेंट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन एक ही सेम मेन शेल में होंगे तो they will produce the sub levels, they will have the sub energy level या they will have the sub shells। इन्हीं सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, जब उनमें इलेक्ट्रॉनिक जंप होगा तब वो फाइन लाइन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें मेन लाइंस के साथ साथ एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम में कुछ फाइन लाइंस भी मिलती हैं। अब ये जो क्वांटम नंबर है L, दिस इज, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to n-1, यानी फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट मेन शेल के लिए जो L की वैल्यू होगी वो 0 होगी। 0 स्टैंड फॉर S सब शेल, इसको हम S सब शेल बोलते हैं। जब n की वैल्यू 2 होगी तो L की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 से n-1 है, और 1 होगी, यानी सेकंड मेन शेल में एक तो S सब शेल होगा और एक 1 स्टैंड फॉर द P सब शेल होगा। इसी तरह जब n3 होगा तो L की वैल्यू 0 से लेके 3-1 2 तक होगी, यानी 0, 1 and 2। 0 stand for S, 1 for P and 2 for D सब शेल होगा। और जब n की वैल्यू 4 होगी तो L 0, 1 and 2, 3 होगा, तो
0 स्टैंड फॉर एस सबशेल, 1 फॉर पी, 2 फॉर डी एंड 3 फॉर एफ सबशेल होगा। यानी फर्स्ट मेन शेल में केवल एक ही सबशेल होगा जिसको एस सबशेल कहते हैं। यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यू है उस मेन शेल में उतने ही मैक्सिमम सबशेल हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेन शेल में केवल एक ही सबशेल है, सेकंड मेन शेल में 2 सबशेल हैं, तीन मेन में 3 सब मेन सबशेल हैं और फोर्थ मेन शेल में 4 सबशेल्स हैं। इन और क्या बताता है ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर? इट गिव्स द नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन मेन शेल। किसी एक मेन शेल में कितने सबशेल्स प्रेजेंट हैं ये उनके बारे में बताता है। सेकेंडली और क्या बता रहा है? द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द सबशेल्स, कि जो एस सबशेल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम है, पी की उससे ज्यादा है, डी उससे ज्यादा और एफ की सबसे ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट, इट गिव्स द शेप्स ऑफ द सबशेल्स। सबशेल्स की शेप्स के बारे में हमें यह बताता है। यदि हम एसपीडीएफ को रिलेटिव एनर्जी के बेस पे अरेंज करें तो फर्स्ट मेन शेल है एस सबशेल, दिस इज फर्स्ट मेन शेल। सेकेंड मेन शेल में एस और पी हो गया, थर्ड मेन शेल में एसपीडी और फोर्थ मेन शेल में एसपीडी एंड एफ सबशेल्स हो गए। तो इस तरीके से यदि हम इसको एक टेबल की फॉर्म में लर्न करें, यानी वैल्यू ऑफ एल एंड उसको डेजिग्नेशन दे दें हम। यदि एल की वैल्यू 0 होगी तो एस सबशेल से डिनोट किया जाएगा, 1 होगी तो पी सबशेल होगा, 2 होगी तो डी सबशेल होगा, 3 होगी तो एफ सबशेल होगा, 4 होगी तो जी सबशेल होगा, 5 होगी तो एच सबशेल होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आप एल की वैल्यू के साथ आप ये लर्न रख सकते हैं कि कौन सा सबशेल आप कह सकते हैं। यानी 0 एल की वैल्यू तो एस सबशेल, 1 तो पी सबशेल, 2 तो डी सबशेल, 3 तो एफ सबशेल। आपको याद होगा बोहर्स के ड्रॉबैक में एक ड्रॉबैक था कि when the source producing the line spectra is placed in an external magnetic field, then each line will split up into a number of lines. That is called as a Zeeman effect. उसी Zeeman effect को एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। एक्चुअल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब किसी बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस पर होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक सबशेल के अंदर, दे ओरिएंट देमसेल्व्स इन सर्टेन प्रेफर्ड रीजन ऑफ स्पेस। कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में अपने आप को ये ओरिएंट कर लेते हैं और उस प्रेफर्ड रीजन ऑफ स्पेस को एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उन्हीं प्रेफर्ड रीजन ऑफ स्पेस यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिटरमिन करता है कि किसी एक सबशेल में कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कितने नंबर ऑफ प्रेफर्ड रीजन ऑफ स्पेस हो सकते हैं। सो दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है -l से 0 अप टू +l, यानी
इफ m is equal to 0, m is equal to 0 stand for s subshell, sorry, l is equal to 0, l is equal to 0 stand for s subshell। l जब 0 होगा तो m की वैल्यू भी 0 होगी। m is equal to 0 means one orientation, means one orbital। मतलब ये हुआ कि s सबशेल का केवल एक ऑर्बिटल होता है। इफ l is equal to 1, l is equal to 1 stand for, अभी हमने पढ़ा है p सबशेल। जब l 1 होगा तो l की वैल्यू यदि हम यहां पुट करें तो m की वैल्यू आएगी -1, 0 एंड +1, यानी टोटल हो गए 3 ऑर्बिटल। यानी p सबशेल में हमेशा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब l इज इक्वल टू आप 2 रखेंगे, l इज इक्वल टू स्टैंड फॉर d सबशेल, और d सबशेल के लिए m की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 एंड +2, मीन्स 5 ऑर्बिटल्स आर देयर। यानी d सबशेल में हमेशा 5 ऑर्बिटल मिलेंगे आपको। और जब L3 होगा, L3 स्टैंड फॉर S सबशेल। F सबशेल में जो m की वैल्यू होगी वो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, यानी 7 ऑर्बिटल्स होंगे। L0 S सबशेल, यानी S सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑड होता है 3, नेक्स्ट सबशेल P, यानी P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, D में 5 होंगे और F में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। अब हम ये देखते हैं कि एक मेन शेल में कौन कौन से सबशेल हो सकते हैं और उनके कितने कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। सपोज जब हम n इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट मेन शेल की बात करें तो उस समय जो l की वैल्यू होगी वो 0 होगी। 0 स्टैंड फॉर s सबशेल। और हमें पता है जब l 0 होता है तो m 0 होता है, मींस 1 ऑर्बिटल होगा। सो इसको यदि हम एक्सप्लेन करें, फर्स्ट मेन शेल में s सबशेल होता है और उसका केवल एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब n इज इक्वल टू जब 2 होगा, n इज इक्वल टू 2 यानी सेकंड मेन शेल। जब सेकंड मेन शेल होगा तो l की वैल्यू 0 से n-1 होती है, यानी n की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी। जब l 0 है तो s सबशेल है, 1 है तो p सबशेल है। l की वैल्यू 0 होने पर m 0 होगा और l की वैल्यू 1 होने पर m -1, 0 और +1 होंगे। यानी ये हो गया 1 ऑर्बिटल और इसके हो गए 3 ऑर्बिटल। ये हो गए 3 ऑर्बिटल। यानी सेकंड मेन शेल जिसका s सबशेल होता है उसका एक ऑर्बिटल होता है, और सेकंड मेन शेल जिसका p सबशेल है उसके 3 ऑर्बिटल होंगे। इसी तरह से जब n हम 3 लेते हैं यानी मेन शेल, थर्ड मेन शेल की बात करते हैं, तो l 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। 0 स्टैंड फॉर s सबशेल, 1 फॉर p, 2 फॉर d सबशेल। जब l 0 है तो m 0 होगा, जब l 1 है तो m -1, 0, +1 होगा, जब l 2 है तो m -2, -1, 0, +1 एंड +2 होगा। यानी m 0 स्टैंड फॉर 1 ऑर्बिटल, m 3 स्टैंड फॉर 3 ऑर्बिटल, 5 स्टैंड फॉर 5 ऑर्बिटल। यहां से इसको इंटरप्रेट करें तो थर्ड मेन शेल का s सबशेल भी होता है, थर्ड मेन शेल का
p सब शेल भी होता है जिसके 3 ऑर्बिटल होते हैं। थर्ड मेन शेल का d सब शेल भी होता है जिसके 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह से n इज इक्वल टू जब हम 4 लेते हैं तो l इज 0, 1, 2 एंड 3 होगा। 0 स्टैंड फॉर s, 1 फॉर p, 2 फॉर d, 3 फॉर f। और L0 के लिए m 0 होगा, इसके लिए -1 0 +1 होगा। 2 के लिए m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 होगी और इसके लिए m -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 होगा। यानी यहां पर 1 ऑर्बिटल होगा, p के 3 ऑर्बिटल होंगे, d के 5 ऑर्बिटल होंगे और f के 7 ऑर्बिटल होंगे। यानी फोर्थ मेन शेल में s सब शेल भी होता है, फोर्थ में p भी होता है, फोर्थ में d भी होता है और फोर्थ में f भी होता है। यहां से इसको यदि हम पूरे टेबल को इंटरप्रेट करें तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि जो s सब शेल होगा वो हर एक मेन शेल में होगा, लेकिन उससे नेक्स्ट p सब शेल वो फर्स्ट मेन शेल में नहीं होगा, यानी 1p इज नॉट अवेलेबल। देन सेकेंड मेन शेल में s भी होगा और p भी होगा। थर्ड मेन शेल में s p होगा, d होगा, लेकिन सेकेंड मेन शेल में d नहीं होगा। इसी तरीके से थर्ड मेन शेल में f नहीं होगा। s सभी में होगा, 1 में p नहीं होगा, 2 में d नहीं होगा और 3 में f नहीं होगा। तो इस तरीके से ये था हमारा थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन रहता है कि हाउ इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट। देखिए, ये जो d के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं या d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर द डीजेनरेट। जैसे सपोज यदि मैं p के 3 ऑर्बिटल की बात करूं, दे आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मींस हैविंग सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। अब जब सोर्स प्रोड्यूसिंग द लाइन स्पेक्ट्रा को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इनकी जो डीजेनरेसी है, ये सेम एनर्जी जो इनकी थी वो ब्रेकअप हो जाती है। यानी इन सभी ऑर्बिटल्स की, सभी सब शेल्स की, सभी एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है वो सेम नहीं रहती है। जब सेम नहीं रहेगी तो इनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और उसी की वजह से हमें फर्दर लाइंस मिलती हैं, जिसको हमने कहा गया है ज़ीमन इफेक्ट। कि जब मैग्नेटिक सोर्स में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हर एक लाइन फर्दर फाइन लाइंस में स्प्लिट अप हो जाती है, जिसका कारण है इस d ऑर्बिटल्स के 5 ऑर्बिटल जो डीजेनरेट हैं उनकी एनर्जी का डिस्टर्ब हो जाना, यानी डीजेनरेसी स्प्लिट अप हो जाना, या p के जो 3 ऑर्बिटल हैं उनकी ऑर्बिटल्स की जो डीजेनरेसी है उसका ब्रेकअप हो जाना। तो ये कारण होता है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट अप हो जाती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अभी हमने बात की थी कि व्हेन L is equal to 1, M is -1, 0 and +1 means P सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। तो अब
px के लिए m की कौन सी वैल्यू है, py के लिए कौन सी है और pz के लिए कौन सी है, ये हमें ध्यान रखना है। फॉर pz m is 0, for px m is +1 and for py m is -1। इसी तरीके से लिए for l is equal to 2, l is equal to 2 stand for d subshell। d सबशेल के लिए m की वैल्यू होती है -2, -1, 0, +1 एंड +2 मींस 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, dx² - y², dz², dxy, dyz एंड dzx। तो अब इनमें से कौन से ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फॉर dz² m is 0, सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे। फिर जो xy वाली है ये और ये, इसके लिए वैल्यू होती है dx² - y² और dxy के लिए m की वैल्यू होती है +-2। यदि और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, dx² - y² के लिए वैल्यू होती है +2 और dxy के लिए वैल्यू होती है -2। इसी तरीके से बाकी बचे कौन से, dyz एंड dzx, इसके लिए जो m की वैल्यू होती है वो +-1 होती है। इनको भी यदि हमें डिफरेंशिएट करना हो तो जो dzx है या xz भी लिखते हैं, इसके लिए m की वैल्यू होती है +1 और dyz के लिए m की वैल्यू होती है -1। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर किस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू कौन सी है ये भी हमें ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे दैट इज द फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय s। जो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, वो केवल अपने ऑर्बिट में ही नहीं घूमता, रादर अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करता है, अपनी एक्सिस पे, खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करता है। बिल्कुल वैसे जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर, सन के चारों ओर घूमते हैं, दैट इज इट्स ऑर्बिटल मोशन, और अपनी एक्सिस पे भी घूमते जा रहे हैं, दैट इज दे रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी एक जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बिहेव एज ए टाइनी मैग्नेट, एक ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसको हम अपवर्ड एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो +½ होती है। और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसके लिए डाउनवर्ड एरो हेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -½ यदि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वन इलेक्ट्रॉन दैट इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन +½ हो गई, इज कैंसल्ड बाय द अदर रोटेटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज -½ So, if electrons are paired in an orbital, then net magnetic movement is 0। जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो 0 होगा, because magnetic field produced by the one electron in a particular direction is cancelled by the other in the opposite direction. That is why
ऐसे जो सब्सटेंस होंगे दोज आर कॉल्ड एज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, मींस repelled by the magnetic field. They are repelled by the external magnetic field. And यदि सब्सटेंस के अंदर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऑर्बिटल्स में यदि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, if the electrons are unpaired in the orbital, then magnetic field produced by the electrons are not cancelled. That is why they have a net magnetic moment. उनका net magnetic moment होता है, and so they are attracted by the magnetic field, and those substances are called paramagnetic in nature. इसलिए ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये इंट्रोड्यूस किया गया सब्सटेंस के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है या वो पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन से रिलेटेड है। तो इसलिए जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट that can be calculated by the formula n into n plus 2 under root बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन होते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के यूनिट, जिसको h/2 से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, where n is the number of unpaired electron, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटम नंबर्स पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। Which of the following set of quantum numbers are not permitted? इनमें से कौन से परमिटेड है और कौन से परमिटेड नहीं है, हमने ये बताना है। फर्स्ट सेट देख लेते हैं। जब n2 है, n2 स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब 2 है तो L की वैल्यू 2 है, m-1 है और s प्लस हाफ है। L एजीमुथल क्वांटम नंबर है, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s स्पिन क्वांटम नंबर है। हमें पता है जब n2 होता है तो L की वैल्यू होती है 0 से n-1, यानी जो L की वैल्यू होगी वो n से एक स्टेप डाउन होगी, जबकि यहां पर क्या है, L is 2, that is why this set of quantum number is not permitted. सेकेंड की बात करें, n is 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 and 1 होगी, तो ये ओके है, 0 हो सकती है वैल्यू। जब L 0 होता है तो S सबशेल होता है, ये S सबशेल हुआ किसका, सेकेंड मेन शेल का, तो इसको हमने 2s से रिप्रेजेंट कर दिया। जब L 0 है तो क्या m भी 0 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि m की जो वैल्यू होती है वो -L से 0 और अप टू +L तक होती है, तो इसलिए ये परमिटेड क्वांटम नंबर्स हैं। और जो ऑर्बिटल डेजिग्नेटेड होगा वो क्या होगा, 2s से हम उसको डेजिग्नेट करेंगे। जब n2 होता है सेकेंड मेन शेल, तो L की वैल्यू उससे एक स्टेप डाउन 1 हो सकती है, यानी सेकेंड मेन शेल है, L is equal to 1 है, तो ये P सबशेल हो गया, हमने 2P लिख दिया। जब L 1 है तो क्या M की वैल्यू 2 हो सकती है, L1 की जब वैल्यू होती है तो M की वैल्यू हो सकती है -1, 0 एंड +1, 2 तो हो ही नहीं सकती, दैट इज वाई ये ऑर्बिटल भी, ये सेट ऑफ जो क्वांटम नंबर्स है ये भी परमिटेड नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें, जब n3 है तो थर्ड मेन शेल आ गया, L is equal to 1 है तो यानी P सबशेल हो गया। जब L1 है तो M की वैल्यू हो सकती है -L, -1, 0 एंड +1, 0 वैल्यू है तो इसका मतलब ये परमिटेड है। S इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये सभी क्या है, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर से ये परमिटेड है। अब ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, जब m 0 होता है
p के 3 ऑर्बिटल हमें पता है, px, py, pz, और हमने स्पेसिफाई किया था अभी कि m की वैल्यू 0 pz के लिए होती है। तो ये जो पर्टिकुलर 3p सबशेल का ऑर्बिटल हुआ वो हुआ 3pz। इसी तरह से यदि हम इसकी बात करें, ये फोर्थ मेन शेल है। फोर्थ मेन शेल में एक स्टेप डाउन L की वैल्यू हो सकती है, वो है, यानी ये फोर्थ का D सबशेल है। लिख लेते हैं 4D। जब L2 है तो M की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 हो सकती है। इसका मतलब M+2 है तो ये भी परमिटेड है। S-½ यानी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये भी परमिटेड है। तो इसका मतलब ये जो 4 क्वांटम नंबर का सेट है ये परमिटेड सेट है। फिर कौन सा ऑर्बिटल ये रिप्रेजेंट करता है, ये तो हमें पता चल गया कि ये 4D सबशेल का कोई ऑर्बिटल है। D सबशेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 में से m की वैल्यू +2 किसके लिए होती है, अभी हमने बात की थी dx² - y² या dxy के लिए प्लस और -2 होती है। उनमें से भी dx² - y² की जो वैल्यू होती है उसके लिए m की वैल्यू +2 होती है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्बिटल होगा वो dx² - y² होगा। एक और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, an atomic orbital has n is equal to 3, what are the possible value of n, l and m। हमें तीनों क्वांटम नंबर के लिए इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं, जब n3 होता है, n3 है मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया कि n is 3। जब n3 होता है तो l की वैल्यू क्या होती है, 0 से n-1 होती है, इसलिए जो L की वैल्यूज होंगी वो 0, 1 and 2 आ जाएंगी। और जब L की वैल्यू 0, 1 and 2 होती है तो M की वैल्यू होती है -L से 0 अप टू +L। सो जब आप बड़ा नंबर यदि लेंगे L इनमें से, L की वैल्यू 2 है तो -2, -1, 0, +1 and +2 आ जाएंगी। 0 के लिए वैल्यू L0 है तो M0 होगा, वो भी इसमें है। जब L1 है तो M की वैल्यू -1, 0 और +1 वो भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके लिए n3 है तो उसके लिए L की वैल्यू होगी 0, 1 and 2 और M की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 and +2। सेकंड देखते हैं, सेकंड में है आपको 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए m और l की वैल्यू बतानी है। 3D ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, अब जब 3D है तो n3 है, ये लिखा हुआ है, थर्ड मेन शेल है। जब थर्ड मेन शेल है तो l की वैल्यू होती है उससे एक स्टेप कम, यानी 0, 1 and 2। 0s सबशेल को रिप्रेजेंट करता है 1p को और 2d को। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये d ऑर्बिटल है तो इसलिए l की वैल्यू फॉर दिस इलेक्ट्रॉन n3 आ गया, l कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमने बताना है m की वैल्यू। अब क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं है कि m की कौन सा ऑर्बिटल है d का, d सबशेल के किसी एक ऑर्बिटल में है, तो जब l की वैल्यू 2 होगी तो m की वैल्यू इनमें से कोई भी एक हो सकती है, यानी कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह से यदि हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, कौन से पॉसिबल हैं। पहले 1p की बात करते हैं। 1p में n1 है और जब n1 होगा तो l की वैल्यू 0 होगी। 0 तो s सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब n1 है तो l1 हो ही नहीं सकता। जब l1 होगा तभी p सबशेल आएगा, दैट इज वाई 1p इज नॉट पॉसिबल।
इसी तरह से यदि हम 2s की बात करें, 2s में n 2 है तो l की वैल्यू 0 and 1 हो सकती है, यानी ये s सब शेल को और ये p सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब l 0s को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2s रिप्रेजेंट यहां पर हो रहा है, तो इसका मतलब 2s क्या है, पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं 2p। 2p भी आप यहीं से बता सकते हैं, n इक्वल टू 2 हुआ और p कब होगा, p के लिए l की वैल्यू 1 होगी तब p होगा, जो पॉसिबल है, यानी 2p सब शेल भी पॉसिबल है। और यदि 3f की हम बात करें, 3f में n जब 3 होगा तो l की वैल्यू होगी 0 1 2 and 3, 0 1 and 2 एक स्टेप डाउन, यानी ये s सब शेल, ये p सब शेल, ये d सब शेल, यानी थर्ड मेन शेल में केवल d सब शेल तक पॉसिबल है, 3f पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये थे कुछ क्वांटम नंबर्स के न्यूमेरिकल, इनसे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स की आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।